हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 9 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी 2025 एज वेल एज जितने भी दूसरे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सब के लिए। ना सिर्फ हम इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस करंट अफेयर्स में से अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एमसीक्यूज किस तरह से बनाए जा सकते हैं, एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपने इस डाटा का यूज करना है तो आप किस तरह से इस डाटा का इस्तेमाल करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सकें और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, एंड इट डजेंट मैटर वॉट एवर योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज। ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को इनहेंस करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इनहेंस करेगा, दैट यू कैन टेक फ्रॉम मी। सो इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 9 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चले देखते हैं। तो पहला समाचार ये है कि बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी देश में, एक 17 मेंबर्स की इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई है अंडर द लीडरशिप ऑफ नोबल लॉरेट मोहम्मद यूनुस। जैसा कि आपको पता ही है कि बीते दिनों में बांग्लादेश में काफी बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, काफी ज्यादा अनरेस्ट हुआ, और उस अनरेस्ट के नतीजे में बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वाजिद, वो इस्तीफा देकर देश छोड़कर चली गई, और उसके बाद से पूरे देश में एक अनार्की की स्थिति बन गई थी। सरकारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमले हो रहे थे एंड एक बड़ा क्याओस का माहौल था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस देश का को की बागडोर कौन संभालेगा, आगे क्या होने वाला है। तो फाइनली उन सारे सवालों का जवाब मिल गया है और एक इंटरिम सरकार बनाई गई है। जब तक इलेक्शंस करवा के परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आ जाती तब तक देश को चलाने के लिए 17 सदस्यों की इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है। इसको हेड करेंगे मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल पुरस्कार भी जो है दिया जा चुका है। अब ये समाचार आप लोगों से शेयर करने के पीछे की एक वजह है, और वजह है ये शख्सियत जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस क्योंकि अब न्यूज में आ गए हैं काफी ज्यादा एंड काफी वक्त तक ये न्यूज में भी रहने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और किसी भी तरीके की अगर घटनाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है उसका हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा। लगभग हमारे 5 स्टेट्स की बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में लगती है, तो काफी इश्यूज वगैरह क्रिएट हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों के चलते हमारे लिए इशू इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसकी अध्यक्षता में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है। अब मोहम्मद यूनुस साहब में खास बात क्या है, तो मोहम्मद यूनुस साहब को जाना जाता है एक चीज के लिए जिसको कहा जाता है माइक्रो क्रेडिट। और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज इसीलिए मैंने शेयर करी थी ताकि आपके साथ में इस कंसेप्ट को डिस्कस किया जा सके। मोहम्मद यूनुस ने एक पर्टिकुलर प्रोसेस शुरू करी थी जिसको माइक्रो क्रेडिट कहा जाता है, और माइक्रो क्रेडिट ने बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति को ठीक करने में, गरीबी को दूर करने में, ग्रामीण इलाकों में काफी बड़े लेवल पर लोगों का, कह सकते हैं, इकोनॉमिकली उनकी जो स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी उस बुरी स्थिति से, दयनीय स्थिति से उनको निकालने में काफी बड़ा जो है रोल अदा किया। तो माइक्रो क्रेडिट में होता यह है, या माइक्रो क्रेडिट के पहले की कहानी ये थी कि जो बहुत ज्यादा गरीब किस्म के लोग हैं जो अपना कुछ काम धंधा करना चाहते हैं उनको बैंक से लोन नहीं मिलता था। लोन ना देने के पीछे की वजह यह थी कि ये लोग जितना लोन मांगते थे बहुत छोटी अमाउंट में वो लोन होता था। 10,000 रुपए का लोन चाहिए, 15,000 रुपए का लोन चाहिए, उतना लोन देने के लिए बैंक तैयार नहीं थे। एंड अगर वो देने को तैयार भी थे तो फिर वो जो इंटरेस्ट लगाते थे वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। बैंक जो लोन देने को तैयार थे उतना लोन लेने की इनकी ना जरूरत थी ना इनकी क्षमता थी, और वो उसका इंटरेस्ट भी पे नहीं कर सकते, प्रिंसिपल तो देना दूर की बात थी। तो नतीजा ये निकला कि बांग्लादेश की जो गरीब जनता थी, महिलाएं जो थी, ये लोग बैंकिंग सिस्टम से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बाहर थे। इनको किसी भी तरीके से बैंकिंग सिस्टम का फायदा नहीं हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में मोहम्मद यूनुस साहब ने ये बोला कि अगर ये जो गरीब लोग हैं इनको अगर बैंक वाले छोटी छोटी मात्रा में लोन देते हैं, बहुत छोटी छोटी अमाउंट में अगर लोन देता है, जैसे 2,000 रुपए का लोन दे दिया या 5,000 रुपए का लोन दे दिया, इस तरीके से अगर बहुत छोटे अमाउंट में लोन देते हैं तो इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा बनेगा नहीं। और बहुत ज्यादा अगर इंटरेस्ट बनेगा नहीं तो इन दैट कंडीशन ये लोग इस पर्टिकुलर अमाउंट से अपना जो भी धंधा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसमें से ये फिर बैंक की जो इंस्टॉलमेंट है वो भी पे कर सकेंगे, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है इसलिए इंटरेस्ट या फिर जो भी आपको किस्त देनी है वो बहुत बड़ी नहीं आएगी। और उसके बाद भी इनके पास में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा बचा रहेगा जिससे ये अपना घर चला सकते हैं, जिससे ये खा कमा सकते हैं। ये मोहम्मद यूनुस का जो है लॉजिक था। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने $27 के आसपास का अमाउंट जो है, $27 के आसपास का अमाउंट या इस तरीके के छोटे छोटे जो अमाउंट थे, वो लगभग 40-50 के करीब महिलाएं थी उनको उन्होंने
ये लोन जो है वितरित किया, बहुत छोटे अमाउंट में उन्होंने लोन दिया एंड बोला कि जाओ अपना काम करो, इतना इतना तुम्हारा ब्याज बनेगा, इतने वक्त के बाद में आके मुझे लौटा देना। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस आदमी ने ये काम किया था। इन्होंने ये पाया कि ना सिर्फ जो ये छोटे अमाउंट में लोन दिया गया था ये वापस किया जा रहा है, इसका रीपेमेंट हो रहा है, मगर रीपेमेंट के साथ ही साथ सामने वाला जिसने लोन लिया था वो प्रॉफिट बना पा रहा है, जिस काम के लिए वो लोन लेके गया था वो काम कर भी पा रहा है, रीपेमेंट भी कर पा रहा है और उसके बाद में वो प्रॉफिट की स्थिति में भी है। तो यहाँ और उसका लॉजिक क्या है, अमाउंट क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं बनता, इंटरेस्ट ज्यादा नहीं बनता इसलिए जो भी काम के लिए वो लोन लिया गया है उससे जो है कमाई करने के बाद में ना सिर्फ इंटरेस्ट पे किया जा सकता है, किस्त पे की जा सकती है, बट साथ ही साथ कुछ अमाउंट में पैसा अपने लिए भी रखा जा सकता है जिससे अपना घर चलाया जा सके, यानी कि प्रॉफिट की स्थिति बनाई जा सकती है। तो इसके चलते रीपेमेंट भी हो रहा था, सामने वाले के पास प्रॉफिट भी आ रहा था, धीरे धीरे पैसा भी इकट्ठा होने लगा। ये जब छोटे लेवल पर चल गया तो उसके बाद में इन्होंने इसको बड़े लेवल पर करना शुरू किया और उसके बाद फिर पूरे बांग्लादेश में ग्रामीण इलाकों में ये चीज बड़े लेवल पर होने लगी। अल्टीमेटली माइक्रो क्रेडिट जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी माइक्रो क्रेडिट की, ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई कि बांग्लादेश में बकायदा माइक्रो क्रेडिट देने के लिए, छोटे छोटे अमाउंट में लोन देने के लिए स्पेसिफिकली बैंक्स खोल दिए गए जिनको फिर ग्रामीण बैंक नाम दिया गया और इनकी मदद से फिर माइक्रो क्रेडिट बांटा गया और इसकी मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में बांग्लादेश में काफी हद तक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लाने में मदद की गई। बाद में इस माइक्रो क्रेडिट के फेनोमेनन को कई सारे गरीब देशों में लागू किया गया, हिंदुस्तान ने भी इसको लागू करवाया अपने देश में, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस वगैरह के साथ में छोटे लेवल पर लोन्स वगैरह जो है देना शुरू किए गए। इसी तरीके से अफ्रीका के कई सारे देशों में, लैटिन अमेरिका के कई सारे देशों में बड़ी मात्रा में इस तरीके से माइक्रो क्रेडिट का जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था इसको फिर से रिपीट किया गया और लगभग हर जगह मोर और लेस थोड़ा बहुत 19-20 फर्क के साथ में आपको सेम रिजल्ट देखने को मिले। आपको ये पता चला कि सामने वाला ना सिर्फ लोन पे कर रहा है, डिफॉल्ट नहीं कर रहा, पैसा लेके भाग नहीं रहा, बकायदा ईमानदारी के साथ में पेमेंट कर पा रहा है, बट साथ ही साथ प्रॉफिट कमा रहा है और अपना जो है घर बार चला ले जा रहा है। ना लोन डूब रहा है, ना वो डिफॉल्ट कर रहा है, ना उसके घर बार बिक रहे हैं और आपका बैंकिंग का सिस्टम भी जो है बड़े लेवल पर चल रहा है इससे, क्योंकि आपने काफी बड़ी मात्रा में लोगों को इस तरीके के माइक्रो क्रेडिट में लोन्स बांट रखे हैं। तो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भले ही छोटी छोटी मात्रा में आ रही है बट आपके पास में ठीक ठाक मात्रा में बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा इकट्ठा हो रहा है और सामने वालों का काम चल रहा है। तो इस सारी चीजों के चलते ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा सफल रहा। बाद में इसी को ध्यान में रखते हुए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया और भी काफी सारे पुरस्कार दिए गए। 84 साल के लगभग इनकी उम्र है और इन्होंने काफी बड़े लेवल पर जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन बांग्लादेश जैसे गरीब देश में लाने में एक बड़ा योगदान किया, जिसको फिर बाद में और कई सारे देशों में लागू किया गया। इसके लिए मोहम्मद यूनुस को का काफी ज्यादा नाम है और उनकी काफी ज्यादा इज्जत है। अब इनकी लीडरशिप में ये पूरा जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि बांग्लादेश में बहुत जल्दी पीस और जो भी आपका लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी, शांति फिर स्थापित हो जाएगी, पीस फिर से आ जाएगा और उसके बाद में देश फिर से नॉर्मलाइजेशन की तरफ में आगे बढ़ेगा। तो ये पूरी न्यूज शेयर करने की वजह क्या थी, मोहम्मद यूनुस के बारे में पता होना, ये कौन व्यक्ति हैं और इन्होंने जो पूरी की पूरी चीज करी है माइक्रो क्रेडिट, इसके बारे में नॉलेज होना ये अपने को जरूरी है। अब एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कहीं पे कि माइक्रो क्रेडिट क्या होता है तो आपको पता है और कहाँ पे शुरू हुआ था वो आपको पता है, किसने शुरू किया था वो आपको पता है। और अगर इसके ऊपर कुछ लिखने में आ जाए जीएस 3 के पेपर में कि छोटे लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपने लोगों को बढ़ावा देना है, इकोनॉमिकली अगर उनकी स्थितियां ठीक करनी है, तो उसमें जो आप सजेशंस लिख सकते हो उसमें माइक्रो क्रेडिट भी एक सक्सेसफुल एग्जांपल के तौर पर कोट किया जा सकता है। तो इतनी बातें जो है इस करंट अफेयर से निकल कर आती हैं। आगे बढ़ने के पहले इनकी फोटोग्राफ देख लीजिए, ये मोहम्मद यूनुस साहब हैं, काफी बड़ा रिवॉल्यूशनरी काम इन्होंने किया था। अब देखते हैं ये जो जिम्मेदारी इनको मिली है इसको कितना अच्छे से निभा पाएंगे। बट जो भी हो, प्राइम मिनिस्टर के रोल में अब ये कैसा क्या करते हैं वो एक बात की बात है, बट यस एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ बैंकर इन्होंने रिवॉल्यूशनरी काम किया था, इसमें कोई दो राय की बात है नहीं। तो इनकी ये फोटोग्राफ है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार है, द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 हैज बीन रिफर्ड टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जेपीसी। द बिल सीक्स फॉलोइंग चेंजेस टू द 1995 लॉ दैट गवर्न्स द वक्फ बोर्ड्स। तो थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में डिस्कस कर लेता हूं, फिर करंट अफेयर आपको बताऊंगा। समाचार यह है कि सरकार 2024 में पार्लियामेंट में एक बिल लेकर आई है जिसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। तो ये जो वक्फ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। सबसे पहली चीज तो ये कि वक्फ होता क्या है और उसके बाद में ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है, ये दो चीजें अपन देखते हैं। उसके बाद में फिर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के क्या क्या फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए
अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है और उसके पास अपनी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ धन संपत्ति है, अपने मरने के पहले अगर वो उसको दान कर देता है अपने समाज के लिए, चैरिटी कर देता है अपने समाज के लिए, तो उसको बोला जाता है वक्फ। जैसे कि अगर मैं हूं, अब मैं एक अगर हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी जो प्रॉपर्टी है किसी मंदिर को दान कर दी, या फिर अगर मैं कोई क्रिश्चियन हूँ और मैंने अपनी प्रॉपर्टी चर्च को दान कर दी, इस तरीके से अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति और वो अपनी प्रॉपर्टी या फिर उसकी जायदाद या कोई भी चीज उसका धन जमीन जो भी है, अगर अपने मरने से पहले अगर वो उसको अपने समाज को दान देकर जाता है, उसकी उसको चैरिटी कर कर जाता है, तो इसे बोला जाता है वक्फ। अब इस वक्फ से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं। अब ये प्रॉपर्टी जो वक्फ करके गया है कोई व्यक्ति, इसको हैंडल करने के लिए एक पूरा बोर्ड है जिसको वक्फ बोर्ड बोला जाता है। उसके रिस्पेक्ट में ये बिल लाया गया है, तो इसको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इसमें पॉइंट है कि ये बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिफर कर दिया गया, तो ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब होता है एक ऐसी कमेटी जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसों के मेंबर्स शामिल होते हैं। का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो हाउस हैं। एक अपना लोकसभा है जिसको शॉर्ट में एलएस लिखते हैं, और एक राज्यसभा है जिसको शॉर्ट में मैंने यहाँ पे आरएस लिख दिया। तो एक बिल को अगर आप चाहते हो कि पास करके कानून बनाना है, तो उसके लिए एक नॉर्मल बिल की बात कर रहा हूँ, एक ऑर्डिनरी बिल अगर है आपके पास में और आप चाहते हो उसे कानून बनाना है, तो उसके लिए उसे या तो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। मान लेते हैं कि उस बिल को पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, तो लोकसभा से वो बिल पास होता है, उसके बाद फिर वो बिल राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से वो बिल पास होता है, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो जाने के बाद में फिर उसको प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है। प्रेसिडेंट फिर जब उसके ऊपर साइन कर देता है, तब वो बिल एक कानून बन जाता है या फिर एक एक्ट बन जाता है। कई बार अगर कोई कंट्रोवर्शियल मैटर है, कोई ऐसा मसला है जो बड़ा सेंसिटिव है, जो कंट्रोवर्शियल है, एंड पार्लियामेंट में उसको लेकर कई सारे जो हैं विचार हैं, अलग अलग तरीके के मत हैं, एंड काफी हाई संभावना है कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया तो शायद पास ना हो पाए, या फिर इसको लेकर काफी ज्यादा शोर शराबा या विवाद होने की संभावना है। एंड कई बार सरकार के पास में अगर मेजोरिटी नहीं होती, जैसे इस वक्त में इस गवर्नमेंट के पास में अपनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, तो सरकार भी जो है संशय की स्थिति में है कि जिन लोगों की सपोर्ट से ये आपका जो ये पूरा का पूरा सरकार चल रही है, वो लोग इस बिल को फिर सपोर्ट करेंगे पार्लियामेंट में कि नहीं करेंगे। अगर लेट से ये लोग पार्लियामेंट में बिल को लेकर आ गए और इस तरीके का कोई कंट्रोवर्शियल बिल है या कोई ऐसा बिल है जिसके ऊपर हाउस में एक सर्वसम्मति नहीं है या सरकार के पास में मेजोरिटी नहीं, अब वो बिल आ गया और अगर वो बिल पास नहीं हुआ, वो गिर गया, तो इससे एक तो सरकार का लॉस ऑफ प्रेस्टीज होता है और दूसरा उनके खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो पता चला सरकार ही गिर जाए, आपकी आपके हाथ से पावर ही निकल जाए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंसेंसस बनाने के लिए किया यह जाता है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की मदद से एक कमेटी बनाई जाती है जिसे बोला जाता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और इस बिल को इनको रेफर कर दिया जाता है। अब लोकसभा और राज्यसभा की मदद से जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, इसमें इसमें जिस पार्टी का जितना आपका जितनी आपकी स्ट्रेंथ है लोकसभा और राज्यसभा में, उसी प्रोपोर्शन में इनको यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। अब जितने मेंबर्स की आपकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, तो फिर ये लोग बैठते हैं और उसके बाद में जो भी बिल है जिसके ऊपर फिर विवाद वगैरह हो रहा है, इसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन करते हैं, एंड किसको क्या समस्या है वो बताई जाती है, उसके ऊपर फिर चर्चा परिचर्चा होती है, कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें हटाई जाती है, और अल्टीमेटली फिर एक जो बिल है वो इस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि हर एक जो मेंबर है, जो कमेटी का मेंबर है, जो अलग अलग पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सबकी सर्वसम्मति बन जाए उस पर्टिकुलर बिल के ऊपर। इसके बाद में जब इस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाएगा और पास करने की कोशिश की जाएगी, उन्हीं परिस्थितियों में जब सरकार के पास या तो मेजोरिटी नहीं है या फिर बहुत ज्यादा हाउस जो है डिवाइडेड है, सब लोगों की अपनी अलग अलग राय है, तब इस बिल के पास होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सब लोग अपनी अपनी जो भी ऐतराज थे उनको रख चुके हैं और उनको डिस्कस कर कर सॉल्व कर लिया गया, तो फिर इसके पास होने में कोई खास समस्या नहीं रह जाएगी। और इसके पास होने के बाद में फिर अगर कोई विवाद वगैरह होता है, तो सरकार के पास में फिर एक स्टैंड होता है कि भाई आपको बोलने का मौका दिया गया था, आपको अपनी राय रखने का मौका दिया गया था और आपने अपनी बात रखी भी थी, अब आप जो है फिर विवाद वगैरह कर रहे हैं, तो ये प्योर राजनीति है। सरकार के पास भी फिर ये कहने के लिए बात हो जाती है। इन सारी बातों के चलते ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो खैर ये दो बातें क्लियर हो गई कि वक्फ क्या होता है। वक्फ का मतलब क्या होता है, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वगैरह को की चैरिटी कर कर जाता है ताकि वो उसके समाज के लिए इस्तेमाल हो, तो इसको वक्फ, इसको बोलते हैं वक्फ करना। उसकी प्रॉपर्टी उसने वक्फ कर दी, और इस प्रॉपर्टी को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हर एक स्टेट के अपने स्टेट वक्फ बोर्ड होते हैं, एक ऑल इंडिया लेवल पर वक्फ बोर्ड बनाया गया है और वो इन सारी प्रॉपर्टीज वगैरह को मैनेज करता है। अब उन वक्फ बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ये बिल जो है वो लाया गया है,
और इसी को अपन लोग डिस्कस करेंगे। अब ये बिल करना क्या चाहता है, तो सबसे पहले तो वक्फ को लेकर एक कानून बना हुआ है जो पिछली बार 1995 में अमेंड हुआ था। 1995 का अपन उसे कानून मान सकते हैं। उस कानून में ये जो नया वाला आपका कानून आ रहा है 2024 में, वक्फ अमेंडमेंट बिल, ये कुछ चेंजेस करना चाहता है। सबसे पहला चीज तो ये करना चाहते हैं कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाएगा। हर एक स्टेट का अपना एक अलग वक्फ बोर्ड है, नेशनल लेवल पर एक अलग वक्फ बोर्ड है। तो ये चाहते ये हैं कि जो वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ की गई सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, इस वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं हों, मिनिमम जो है 2 मुसलमान महिलाओं को शामिल किया जाए। क्योंकि देखा यह गया है इस तरीके के वक्फ बोर्ड होगा या जनरली जो दूसरी मुस्लिम बॉडीज हो गई, उसमें या तो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, या फिर एकदम नाम मात्र का रिप्रेजेंटेशन है, ना के बराबर रिप्रेजेंटेशन है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए 2 मुसलमान महिलाओं को इन वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाए। दूसरा, 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी वक्फ बोर्ड में शामिल करने की जो है बात कही गई है। इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मगर कई बार क्या होता है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है उनको लेकर डिस्प्यूट हो जाते हैं, और उन डिस्प्यूट्स में कई बार कोई नॉन मुस्लिम व्यक्ति जो है वो भी पार्टी बन जाता है। एंड फिर वक्फ बोर्ड के अपने कुछ अलग अलग इस तरीके के प्रोविजंस हैं जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी होती है। तो उसको एड्रेस करने के लिए ये बोला गया है कि ये 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी इसमें शामिल किया जाए। तो पहला पॉइंट क्या है, हर एक स्टेट का जो वक्फ बोर्ड है और जो आपका नेशनल लेवल का वक्फ बोर्ड है, 2 मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाए हर एक वक्फ बोर्ड में, और दूसरा 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल किया जाए। दूसरा, इंसर्ट न्यू सेक्शंस टू प्रिवेंट रॉन्गफुल डिक्लेरेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी एज वक्फ। अब इसमें कुछ नए प्रोविजंस ऐसे डाले गए हैं जिसकी मदद से आप किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी वक्फ बोर्ड के पास में ये पावर है कि अगर वक्फ चाहे तो किसी भी प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड अगर चाहे तो किसी की भी प्रॉपर्टी को वो वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। जैसे कि अगर लेट से मेरे पास एक प्लॉट है, अब वक्फ बोर्ड ने अगर ये बोला कि भाई ये जो जमीन है या फिर ये जो मेरा प्लॉट है ये वक्फ की जमीन है, इन दैट कंडीशन फिर 1 साल के अंदर, और ये जो है 1 साल के अंदर अंदर मुझे वक्फ बोर्ड जाना पड़ेगा। 1 साल के अंदर अंदर मुझे, जैसे लेट से मेरा प्लॉट है और इस प्लॉट को अगर वक्फ बोर्ड ने ये बोल दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, इन दैट कंडीशन फिर अब प्रोविजन ये है कायदे से कि मुझे जो है वक्फ बोर्ड जाना पड़ेगा, या फिर वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा, नॉट वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। और वहां फिर मुझे साबित करना पड़ेगा कि भाई ये मेरी जमीन है, ये वक्फ की जमीन नहीं है। और अगर वक्फ ने यहाँ पर ये फैसला दे दिया कि ये जमीन मेरी नहीं है, ये वक्फ की ही जमीन है, तो इन दैट कंडीशन फिर मैं इसके खिलाफ कहीं पे अपील नहीं कर सकता। अब ये बड़ा ड्रेकोनियन किस्म का जो है प्रोविजन वक्फ बोर्ड के उसमें बना हुआ था कि ये मेरी जमीन है। वक्फ ने अपनी तरफ से इसको अगर वक्फ की जमीन डिक्लेयर कर दिया और मुझे अगर पता भी नहीं है इसके बारे में, और 1 साल तक मैंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर वो परमानेंटली जमीन जो है वक्फ की हो जाएगी। एक तो ये। दूसरा ये कि अगर वक्फ ने इसकी मेरी जमीन को या मेरी प्रॉपर्टी को वक्फ की डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद ये 1 साल से पहले पहले अगर मैंने कुछ एक्शन लेना है, तो एक्शन क्या होगा, मुझे जाना पड़ेगा वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल में जनरली वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हैं। अब यहाँ पर मुझे जो है दस्तावेज पेश करना पड़ेंगे कि ये जमीन मेरी है। कायदे से जिसने दावा पेश किया है उसको दस्तावेज उसको पेश करना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड ने ये बोला है कि ये जमीन आपकी नहीं है, वक्फ की है, तो फिर वक्फ को जो है वो आपके पेपर दिखाना पड़ेंगे कि भाई किस किस आधार पर आप ये बात बोल रहे हो। मगर यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा था, हो ये रहा था कि अब मुझे जाकर वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने अपने जो है दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेंगे, जिसमें फिर मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि ये मेरी जमीन है, ये वक्फ की जमीन नहीं। हालांकि अगर उस पूरे मुकदमे को अगर मैं हार गया और वक्फ ट्रिब्यूनल ने अगर इस जमीन को वक्फ की डिक्लेयर कर दिया, तो फिर इसके बाद मैं इसके खिलाफ अपील करने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता। इस पर्टिकुलर प्रोविजन को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो रहा था। कई बार जो है आपका वक्फ बोर्ड कई जगहों पर कई सारे लोगों की प्रॉपर्टी को इस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, उनको पता भी नहीं चलता था। बाद में वो प्रॉपर्टी कहीं पे अगर खरीदने बेचने में जा रहे हैं, लोन लेना है, गिरवी रखने जा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई है। उसके बाद फिर वो वक्फ बोर्ड में जो है अपना मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, वहां पे किसी तरीके का कोई न्याय नहीं हो रहा है, तो बहुत विवाद की स्थिति बन रही थी। कंट्रोवर्सी का मतलब पराकाष्ठाएं ये हो गई थी, तमिलनाडु में एक 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ बोर्ड ने वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। एक पूरे के पूरे गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया था। इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो इन सब बातों के चलते फाइनली वो जो पावर्स थे इस कानून में, वक्फ एक्ट 1995 में, उन कानूनों में उसके प्रोविजंस में बदलाव किया जा रहा है। और अब ऐसे आप मुंह उठा के किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसका एक पूरा प्रोविजन होगा, उसका एक पूरा का पूरा एक प्रोसीजर होगा। उस प्रोसीजर को जो है इसमें अब डाला जा रहा है। अब इसमें यह बोला गया है कि अब आगे इट इंट्रोड्यूसेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज एन आर्बिट्रेटर
टू डिसाइड इफ अ प्रॉपर्टी इज अ वक्फ और अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। सबसे बड़ा नाटक ये हो गया कि दिल्ली में 77% के आसपास जमीन कही जाती है कि वक्फ की है। आपके कई सारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर इनफैक्ट ये दावा ठोक रखा है कि आपकी जो जमीन है वो भी वक्फ की जमीन है। और इस तरीके के कई सारे आपकी जो जगहें हैं, काफी सारे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसके ऊपर वक्फ ने अपना दावा जो है ठोक रखा है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर आगे से वक्फ कभी ये बोलता है कि भाई कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, यानी कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, अगर इस तरीके का कहीं पे कोई मसला फंसता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो सरकार की है या फिर वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ऐसी कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है फिर वो डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं। और साथ ही साथ इसमें ये बोला है कि ये 1995 से लेके अब तक वक्फ के ट्रिब्यूनल ने जितने भी फैसले वगैरह किए थे, इसमें अभी तक ये हो रहा था 1995 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की है या फिर इसकी प्रॉपर्टी है। 1995 के एक्ट में ये हो रहा था कि इस तरीके के फैसले करने की पावर भी जो है आपके वक्फ के ट्रिब्यूनल के पास में थी, तो ये चीज बदली जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ एक आपके नॉर्मल जो इंसान थे उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, इसके चलते सरकार की भी काफी बड़ी मात्रा में जो है जमीनों को हड़पा जा रहा था और काफी बड़े लेवल पर ये लीगल स्कैम एक तरीके का जो है चल रहा था। 1995 का जो एक्ट है वो सारी की सारी पावर देता है वक्फ ट्रिब्यूनल को। सरकार की भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर दावा ठोक दिया है तो सरकार को भी यहीं पे जाना पड़ेगा। अब से ये चीज नहीं होगी, ये वक्फ ट्रिब्यूनल की जगह पे अब आपने क्या करना है, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी है या वक्फ की प्रॉपर्टी है। Also, there was no provision to challenge or review order of a Waqf tribunal, but the bill allows challenge/appeal to the higher courts। तो वही बात जो मैंने कही कि आप वक्फ के ट्रिब्यूनल ने जो भी फैसला दे दिया, मेरा वही एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं प्लॉट वाला, कि मेरा प्लॉट है, वक्फ ने बोल दिया ये तुम्हारा प्लॉट नहीं है तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब ये गलत प्रूफ करने के लिए कि वो मेरा ही है वो तुम्हारा नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल, और इन्होंने अगर बोल दिया कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है वक्फ की है, तो फिर मैं उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता। अब ये इतना बड़ा अन्याय था जिसके खिलाफ काफी बड़े लेवल पर आवाज उठाई गई, तो फाइनली अब उसका नतीजा ये निकल कर आ रहा है। इस बिल ने ये बोला है कि वक्फ का ट्रिब्यूनल का अगर कोई फैसला आता भी है, कलेक्टर का भी इनफैक्ट अगर कोई फैसला वगैरह आता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो हायर कोर्ट्स में। अब आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, आप जो है अपना मुकदमा लड़ सकते हो। अब ये नहीं है कि एक बार कह दिया आपने तो फिर फुल एंड फाइनल है और उसके ऊपर फिर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये सारी चीजें जो है इसके चलते वक्फ एक्ट में जो अमेंडमेंट का जो बिल है उसको लेकर आया गया। बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मसला जो है इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से राजनीति खेलने की कोशिश कर रहा है। समाज के जो बड़े बड़े तबके हैं, लार्जेस्ट मेजोरिटी में एक अलग तरीके से आपका प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी में एक अलग तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कंसेंसस बनाने के लिए फाइनली सरकार ने ये बोला है कि अब ये बिल जो है जेपीसी में जाएगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सब आओ, अपनी अपनी बातें सब रखो, सबकी बातें सुनने के बाद में फिर इसमें जो भी चेंजेस वगैरह हैं वो करने के बाद में बिल को फाइनली पार्लियामेंट में हम लोग रखेंगे। अब वो बात की आखिर इसमें दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को क्यों शामिल किया जा रहा है, तो दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रखने के पीछे की वजह ये थी, जैसा कि मैंने आपको बताया वक्फ के पास में ये पावर है कि वो किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन डिक्लेयर कर सकते हैं। और फिर अगर वो जमीन लट से मेरी है या किसी की भी है तो जिसकी एक्चुअल में वो जमीन है उसको जाना पड़ेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में, और वहां पर फिर आपको जो है अपना मुकदमा लड़ना पड़ेगा और आपको दस्तावेज देना पड़ेंगे कि वो जमीन कैसे आपकी, आप ये बताइए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कई बार नॉन मुस्लिम्स भी जो थे उनकी जमीनों को इस तरीके से वक्फ की जमीन डिक्लेयर कर दिया जा रहा था। कई सारे ऐसे आपके तमिलनाडु में खास तौर पे हुआ था कि एक 1500 साल पुराने मंदिर के ऊपर दावा ठोक दिया गया, पूरा का पूरा गांव जो है उसके ऊपर दावा ठोक दिया गया। तो कई बार नॉन मुस्लिम जो है वो फंस जा रहे थे। अब यहाँ पर एलिगेशंस ये लगते थे कि वक्फ के ट्रिब्यूनल में जनरली सारे मुस्लिम मेंबर्स होते हैं एंड जनरली ये वक्फ बोर्ड के ही मेंबर्स होते हैं, तो कभी आपके पक्ष में फैसला आ ही नहीं सकता अगर आप किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं या फिर अगर आप वक्फ के खिलाफ में जो है लड़ने गए, तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है कि आपको आपके हक में जो है न्याय हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी जो है शामिल किया गया है, ताकि इनकी भी जो है बात को ध्यान से सुना जा सके और सारे जो वक्फ बोर्ड हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। तो इसके लिए जो है कानून लाया गया है। आने वाले वक्त में इसके ऊपर अभी और विवाद वगैरह होने हैं, बट कहीं ना कहीं ये एक सही बिल है, क्योंकि जिस तरीके का न्याय 1995 के ड्रेकोनियन लॉ के तहत में हो रहा था वो कहीं से भी आपका जो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है उसको किसी भी तरीके से जो है सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब ये प्रोविजन होना कि आप इस पर्टिकुलर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, तो सीधी सीधी मौकरी थी जस्टिस की। तो फाइनली इन गलतियों को ठीक किया जा रहा है और इस बिल की मदद से इन सारे प्रोविजंस को बदलने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं बिल पास होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो फिर किस फॉर्म में होता है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। Union government has decided to waive off the requirement for clinical trials
of certain drugs in India if those drugs have been approved in United States, United Kingdom, Japan, Australia, Canada or European Union. The decision will make drug manufactured outside India more accessible and affordable in local markets. मतलब ये कि सरकार ने ये बोला है कि अगर कोई दवाई या फिर कोई ड्रग है जिसको बाजार में बेचने की अनुमति यूनाइटेड स्टेट्स में मिल रखी है, यूनाइटेड किंगडम में मिल रखी है, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या यूरोप में कोई नई दवाई है और उसको मार्केट में उतरने की या मार्केट में बेचने की परमिशन अगर इन लोगों ने, इन देशों ने अगर दे रखी है, तो भारत में उस दवाई को बिना क्लिनिकल ट्रायल्स के बेचा जा सकता है। थोड़ा सा समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि रिसर्च वगैरह के बाद में एक नई मेडिसिन या फिर एक कोई नया ड्रग है, एक कंपनी ने उसको बनाकर तैयार किया। अब वो ड्रग बना के पूरा तैयार होता है, उसके बाद उसका अप्रूवल होता है, अप्रूवल के बाद में उसके फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग और बेचने की परमिशन मिलती है। इस पूरी प्रोसेस में एक चीज होती है जिसे बोला जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ये होता है कि आपने ये दवाई किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में या के लोगों को अगर दी जाती है, जो भी बीमारी के लिए उस दवाई को बनाया गया है, उससे एक पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कुछ लोग ग्रसित हैं, तो आप पहले एक छोटे सैंपल साइज के तौर पर टेस्टिंग के लिए उन लोगों को वो दवाई देकर देखते हो कि यार ये दवाई कैसा असर कर रही है इंसानों के ऊपर, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, इस तरीके से। क्योंकि हर एक जगह के लोग एक जैसे नहीं होते हैं ना, सबके अपने अपने खान पान है, अपना रहन सहन है, अपना एक लाइफस्टाइल है, अलग अलग जगह का क्लाइमेट अलग अलग तरीके का होता है, कई जगहों पर टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। तो इन सारी चीजों में दवाई का केमिकल है किसी इंसान के शरीर में कैसे बिहेव करे, उसको चेक करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं। अब जब एक बार आपका, और भारत जैसा देश जहां पर इतनी डाइवर्सिटी है, नॉर्थ और साउथ में कल्चर में इतना फर्क है, टेम्परेचर में इतना वेरिएशन आ जाता है, वो सारी चीजें हैं, तो इंडिया में कोई भी दवाई अगर आपने लॉन्च करनी है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल करना जरूरी हो जाता है, डाइवर्सिटी वगैरह के चलते। तो अब क्लिनिकल ट्रायल करने में आपको फिर रिजल्ट्स आने में, उसको स्टडी करने में, इसमें भी काफी खर्चा होता है, काफी पैसा लगता है, सारी चीजें होती हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैंने पहले तो किसी दवाई के रिसर्च में मैंने काफी सारा पैसा लगाया, उसके बाद उसके रिसर्च होने के बाद में उस दवाई की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह जो है, अप्रूवल वगैरह लेने में काफ़ी पैसा लगता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह जो है उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया, क्लिनिकल ट्रायल्स में मैंने काफ़ी पैसा लगाया, फाइनली सब कुछ कर करा के जब मैं उसको मार्केट में बेचने के लिए उतारूंगा, तो इन सारी चीज़ों में मेरा जो खर्चा हुआ है वो सबको मैं इसमें ऐड कर दूंगा। इससे होगा ये कि मेरी जो मार्केट में दवाई बिकेगी उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ, पैसा तो मुझे भी निकालना। तो ऐसी परिस्थिति में दवाई की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब सरकार ने ये बोला है कि अगर कोई दवाई है, कोई ड्रग है, कोई नई दवा अगर उतर रही है मार्केट में, यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने अगर उसको अप्रूवल दे दिया है, इसका मतलब वहां पर ये क्लिनिकल ट्रायल्स इन्होंने किए होंगे। यूनाइटेड किंगडम वालों ने अगर दे दिया है तो उन्होंने भी किए होंगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, इनमें से कहीं पर भी अगर किसी भी देश में आपको उस दवाई को मार्केट में उतारने की, बेचने की परमिशन मिल गई, मतलब यहाँ पर आपने क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह कर कर देखे होंगे। और क्योंकि ये आपके वेस्टर्न नेशंस हैं या फिर डेवलप्ड नेशंस हैं, जापान एक डेवलप्ड नेशन है, बाकी सारे वेस्ट के नेशंस हैं, ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह काफी एक डेवलप्ड नेशन है, तो ये लोग अपने मेडिकल स्टैंडर्ड्स के साथ में छेड़खानी नहीं करते। भारत हो गया, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गई, यहाँ पे फिर भी मैनिपुलेशन चलता है, मगर इन देशों में इस तरीके की हरकत नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर आपको परमिशन मिल जाती है अपना जो ड्रग है उसको मार्केट में उतारने की, तो उस ड्रग को फिर भारत में भी आप जो है बेच सकते हो बिना क्लिनिकल ट्रायल किए। अब क्योंकि, और इसके करने की वजह यह है कि अगर आप इंडिया में उतारने के पहले इंडिया में भी क्लिनिकल ट्रायल करोगे तो उसमें भी फिर आपका खर्चा होगा, और वो खर्चा फिर आप भारत में जो दवाई बेचोगे उसमें आप एडअप कर दोगे। इससे होगा यह कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मगर क्योंकि आपने यहाँ पर भी क्लिनिकल ट्रायल किया होगा, उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिला है, और ये लोग क्योंकि अपने मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड, ये अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड्स के साथ में किसी तरीके की छेड़खानी करते नहीं है, खिलवाड़ करते नहीं, तो दवाई आपकी ठीक होगी। इस विश्वास के बेसिस पर अब इंडिया में ये भारत सरकार ने ये बोला है कि इन सारे देशों में से अगर कहीं पर भी आपको अप्रूवल मिल गया है अपनी दवाई बेचने का, तो भारत में बिना किसी तरीके के आपके क्लिनिकल ट्रायल के आप अपना काम कर सकते हो, अपनी दवाई बेच सकते हो। अब इससे होगा ये कि एक तो भारत के बाहर जो मैन्युफैक्चर्ड दवाइयां हैं जल्दी से जल्दी वो इंडिया में मिलने लगेंगी। कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनको फिर अब क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद में फिर अप्रूवल मिल रहा है, आप चेक कर रहे हो, फिर उसके बाद में जो है आप मार्केट में उतार रहे हो। तो जो टाइम पीरियड का ड्यूरेशन है, इसके चलते काफी डिले हो जाता था किसी दवाई को इंडियन मार्केट में उतरने में। तो एक तो आप इससे आपको निजात मिल जाएगा, वो दवाई जल्दी मार्केट में उतर जाएगी, उसकी एसेसिबिलिटी बन जाएगी, साथ ही साथ वो अफोर्डेबल हो जाएगी लोकल मार्केट्स में। क्लिनिकल ट्रायल किए नहीं है तो उसका पैसा पूरा पूरा जो लगता है इसमें अच्छा खासा, और वो लमसम अमाउंट होता है, तो वो क्योंकि लगेगा नहीं, तो उसके चलते आपकी दवाई की उतनी कीमत नहीं बनेगी, तो वो सारा का सारा पैसा जो है यहाँ पे बचाया जा सकता है। इन सारी चीजों का जो है फायदा आपको मिलेगा।
और इसके चलते आसानी से अफोर्डेबली आपको कोई भी इस तरीके की दवाई जो बाहर इंडिया के मैन्युफैक्चर हुई है वो जल्दी मिल जाएगी, टाइम से मिल जाएगी। ये ऑर्डर अब इशू किसने किया है? तो सरकार ने ये फैसला किया और सरकार के बिहाफ पर ये ऑर्डर इशू किया गया है इंडिया की ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। याद रखिएगा, भारत में कौन सी दवाई चलेगी मार्केट में, कौन सी दवाई नहीं चलेगी, कौन सी दवाई जो है उसका कौन सा वेरिएंट चलेगा, किसको विड्रॉ करना पड़ेगा, ये सारे फैसले कौन लेता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कई बार शॉर्ट में CDSCO बोला जाता है। सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी है। भारत में जितनी दवाइयां चलती हैं वो सब इनके ऑर्डर्स या इनके परमिशन के बेसिस पर चलती हैं। अब इनके पास में ये पावर क्यों है या फिर इन्होंने ऑर्डर क्यों जारी किया है? उसके पीछे की वजह है भारत का कानून। कानून है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019, द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट may issue an order specifying the name of countries from time to time for considering waiver ऑफ लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। मतलब ये कि आपका जो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जिसके अप्रूवल के बाद में आपके देश में दवाइयां बिकती हैं, जो अपने देश में कौन है? सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग, कानून क्या कहता है? कानून का नाम है न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019। उसमें लिखा है कि अपनी जो ये सेंट्रल आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, इसको अगर सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, केंद्र सरकार ने अगर अप्रूवल दे दिया है, तो फिर वो टाइम टू टाइम अपना एक नोटिफिकेशन या फिर एक अपना ऑर्डर जारी कर सकते हैं। उसमें वो उन देशों का नाम लिखते हैं जिन देशों में अगर एक कोई पर्टिकुलर ड्रग है जिसको क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है और अप्रूवल मिल चुका है, तो उस पर्टिकुलर ड्रग को फिर भारत में बिना क्लिनिकल ट्रायल के एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो है चलाया जा सकता है, या फिर एक सर्टेन आपका इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक उसको जो है अपने देश में आप लागू कर सकते हो। तो ये कानून अपने देश में बना हुआ है और इस कानून के तहत में आप लोकल क्लिनिकल ट्रायल से वेवर दे सकते हो, इसको वेव ऑफ कर सकते हो, और इसी का फायदा उठाकर ये किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि कितने तरीके के ड्रग्स हैं जिसको भारत सरकार ने ये परमिशन दी है कि अगर इन देशों में आपको अप्रूवल मिल रखा है तो फिर आप हमारे देश में बिना ट्रायल के बिना क्लिनिकल ट्रायल के आप ड्रग्स बेच सकते हो। कितनी कैटेगरी के ड्रग्स हैं जिनको ये परमिशन दी गई है? तो सबसे पहले तो जो रेयर डिसीज के ड्रग्स हैं, जो बहुत रेयर बीमारियां होती हैं, लाखों में किसी एक आदमी को होती है, जैसे कई लोगों की हड्डियां इतनी नरम है कि जरा सा आपने यूं किया तो चटक जाएंगी या टूट जाएंगी। कई लोगों को इस तरीके के रेयर डिसीजेस होते हैं, बहुत कम लोगों को होते हैं। कई लोगों को और किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, कईयों को कुछ और अलग तरीके का रेयर डिसीज होता है। तो इस तरीके के जो रेयर डिसीजेस होते हैं, इनके ड्रग्स एक तो बड़े महंगे आते हैं और बहुत कम मात्रा में क्योंकि कंज्यूम होना है तो उनकी इतनी डिमांड भी नहीं रहती, इसलिए इसका क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए भी शायद आपको उतने लोग ना मिल पाए। तो इसलिए इस तरीके के ड्रग्स को आपने ये वेवर दिया है और ये लॉजिकल भी है। दूसरा, जीन और सेल्यूलर थेरेपी के जो ड्रग्स हैं, जीन थेरेपी से रिलेटेड जो ड्रग्स हो गए या सेल्यूलर थेरेपी से रिलेटेड जो ड्रग्स हो गए, उनको आपने वेवर दिया है। तीसरा, अगर कभी पेंडेमिक की सिचुएशन बन जाती है, कोई अगर जैसे कोविड आ गया था उस तरीके का अगर कोई पेंडेमिक बनता है, तो वहां पर एक नया ड्रग बनाया गया है जिसको अब अर्जेंटली मार्केट में उतारना है, जिसके बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किए जा सकते। अब ऐसे किसी ड्रग को अगर किसी, ये जो अपने नेम ऑफ कंट्रीज अपन ने जो देखे थे, उसमें अगर कहीं पर वेवर मिल गया है तो फिर आप बिना क्लिनिकल ट्रायल के उस ड्रग को पेंडेमिक की सिचुएशन में मार्केट में उतार सकते हो। चौथा, अगर कोई स्पेशल डिफेंस पर्पज के लिए अगर कोई ड्रग बनाया गया है तो उसको आप क्लिनिकल ट्रायल के बिना उतार सकते हो। लास्टली, न्यू ड्रग्स हैविंग सिग्निफिकेंट थेरेपेटिक एडवांसेस ओवर करंट स्टैंडर्ड ड्रग्स। इस तरीके के ड्रग्स जो अभी किसी पर्टिकुलर दवाई को के रिस्पेक्ट में जो ड्रग्स मौजूद है, उनकी अपेक्षा अगर कोई ज्यादा पावरफुल दवाई आपके पास या ज्यादा इफेक्टिव दवाई अगर आती है मार्केट में, तो उसको जो है फिर आप बिना इस तरीके के क्लिनिकल ट्रायल्स के उतार सकते हो, प्रोवाइडेड द फैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन में से किसी एक देश में इसका क्लिनिकल ट्रायल हो गया और इसको अप्रूवल मिल गया हो, तो फिर इस तरीके की भी जो ड्रग्स हैं इनको आप मार्केट में उतार सकते हो। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। ये भी एक अच्छी न्यूज है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि भारत में ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी कौन सी है? सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर सकती है? तो भारत में जितनी दवाइयां बिकती हैं वो इन्हीं के अप्रूवल से बिकती हैं। इसके बाद में ये वेवर वगैरह देने की पावर भी इनके पास में है। और अगर ये पूछा जाता है कि किन देशों में अगर अप्रूवल हुआ है तो हमारे देश में कराने की जरूरत नहीं है, तो ये अपने उन सारे देशों का नाम है। फायदा क्या होगा? ड्रग जल्दी आ जाएगा, ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। एंड ड्रग क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं तो वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। मार्केट में उतारने से पहले किसी के ऊपर भी एक सर्टेन सैंपल लिया जाता है मरीजों का जिसके लिए दवाई लाई गई है, और उन पे फिर किस तरीके का प्रभाव हो रहा है इन सब चीजों को देखा जाता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं। चलें नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। ये समाचार डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आए।
सबसे पहली चीज जो अपने को ये न्यूज डिस्कस करने के पहले पता होनी चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये क्या चीज होती है, उसके बाद में फिर हम लोग ये न्यूज को डिस्कस करेंगे। सपोज कर लें कि मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस की 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और 1 साल के लिए ली है। इसका मतलब यह है कि 1 साल के दरमियान अगर मुझे कोई ऐसी दिक्कत आती है जिसके चलते हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कोई मेडिकल इश्यूज होते हैं और वहां पे अगर मेरा खर्चा होता है तो 10 लाख रुपए तक का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। अब ये मेरी पॉलिसी हो गई, 1 साल के लिए मैंने ली है, तो उस हिसाब से हर महीने के महीने मेरा अपना कुछ प्रीमियम भी बनेगा, कुछ किस्त बनेगी, इंस्टॉलमेंट भी बनेगा। वो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की ये जो कंपनी है इसको भरना पड़ेगी। और इस बीच में अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो फिर ये लोग मेरा जो है खर्चा वर्चा उठाएंगे। इस तरीके से चलता है। कोई इशू नहीं हुए और प्रीमियम आपने पूरा भर दिया तो फिर खेल खत्म। अब प्रॉब्लम यह है कि सर जो महीने के महीने ये जो प्रीमियम दिया जा रहा था, ये जो किस्त भरी जा रही थी, इस किस्त के ऊपर सरकार लगाती थी जीएसटी। इस किस्त के ऊपर सरकार जीएसटी लगाती थी और इस जीएसटी के चलते प्रीमियम की कॉस्ट जो है वो अच्छी खासी बढ़ जाती थी। तो काफी सारे लोगों ने, एक सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी, और इसके अलावा काफी लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर को ये बोला कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, और अगर लगना है तो फिर थोड़ा सा कम करिए। जीएसटी जो है काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में लगाया जा रहा है, शायद 18% के आसपास इसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो ये ठीक नहीं है। इससे प्रीमियम की जो किस्त की कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इससे होगा ये कि या तो लोग जो है हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का प्रीमियम फिर अब लेना ही बंद कर देंगे और इंश्योरेंस सेक्टर को नुकसान होगा, या फिर काफी बड़ी मात्रा में लोग इससे छिटक जाएंगे, या फिर डिफॉल्ट होने लगेगा, बिना मतलब में इश्यूज बनेंगे। लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पॉलिसीज डिफॉल्ट होंगी, तो काफी इश्यूज होंगे। हेल्थ सेक्टर के लिए ठीक नहीं है, या हेल्थ के इंश्योरेंस के सेक्टर के लिए चीज ठीक नहीं है। तो इसको आपने कम करना चाहिए। इस तरीके की बातें उठ रही थी। इस पर अब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जवाब ये दिया है कि यूनियन गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार के पास में जीएसटी लगाने का, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम है इसके ऊपर जीएसटी वगैरह लगाने की जो ये पूरी चीज है, इसके इससे केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया। एंड ये पूरा का पूरा जो मसला है जीएसटी काउंसिल के अंडर में आता है। जीएसटी काउंसिल में ये फैसला कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए और इतना इतना परसेंट लगना चाहिए, ये फैसला कंसेंसस से लिया गया था। वहां पे तो स्टेट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल हैं, सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल। तो ये फैसला एक अकेली एक तो केंद्र सरकार ने नहीं लिया, सेंट्रल और स्टेट दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है, और ये फैसला जीएसटी काउंसिल के अंडर में लिया गया है। तो अगर इस पे कुछ किया जाएगा तो जीएसटी काउंसिल में किया जा सकता है। अब जीएसटी काउंसिल में अगर आपने कोई काम करवाना है तो उसमें आपको 3/4 मेजोरिटी से फैसला कम से कम पास करना पड़ेगा। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट साथ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो साथ में मिलकर फैसले करते हैं, और कोई भी फैसला लेने के लिए 3/4 की मेजोरिटी जो है आपको चाहिए पड़ती है। ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अकेले इतनी मेजोरिटी है, ना स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में अकेले इतनी मेजोरिटी है, तो दोनों को कंसेंसस बना के चलना पड़ता है। तो केंद्र सरकार का या केंद्र सरकार के बिहाफ पे फाइनेंस मिनिस्टर का कहना यह है, ना तो हमने अकेले इसको लगाया है, जीएसटी काउंसिल में लगाया है, और ना हम अकेले इसको हटा सकते हैं। तो जो जो बोल रहा है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर के प्रीमियम के ऊपर जीएसटी कम होना चाहिए, उन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बात जाके बोलना चाहिए, ताकि वो लोग फिर अगली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सपोर्ट कर सकें इस पर्टिकुलर फैसले को कि जीएसटी को रिड्यूस करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर, और फिर ये काम हम लोग कर सकते हैं। उनकी मदद के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार ने ये बात बोलकर जीएसटी काउंसिल के पाले में डाल दी। अब जब से ये बात उठी है जीएसटी काउंसिल के पाले में, उन्होंने ये बात डाली है, यहां से फिर अब जीएसटी काउंसिल जो है उसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये तो अपनी न्यूज है, इस न्यूज का एज करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, मगर इस न्यूज से जो टॉपिक निकलता है जीएसटी काउंसिल, वो अपने को पढ़ना जरूरी है, और अब उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जीएसटी काउंसिल क्या होती है। द जीएसटी काउंसिल इज अ constitutional body responsible for making recommendations on issues related to the implementation of goods and service tax in India। तो जीएसटी काउंसिल क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई बॉडी है, और इसका काम क्या है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को जीएसटी से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उसके ऊपर रिकमेंडेशंस इशू करना इनका की जिम्मेदारी आ जाती है, या जीएसटी से रिलेटेड जो भी काम वगैरह है उससे रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस करना है वो जीएसटी काउंसिल जो है वो करती है। It was set up to simplify the existing structure in India, existing tax structure in India, where both the center and state levied multiple taxes, making it more uniform across the country। तो जब पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया था उसके पहले की कहानी क्या थी? स्टेट के अपने अलग अलग कई सारे टैक्सेस लगते थे स्टेट्स में, सेंट्रल के अपने अलग अलग टैक्सेस थे, तो काफी कंफ्यूजिंग किस्म का एक टैक्स सिस्टम बना हुआ था। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी लाया गया,
अब जीएसटी को एक बार लेकर आप आ गए तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को चलाने के लिए आपको एक बॉडी की जरूरत थी, एक संस्था की जरूरत थी। तो वो बॉडी जो जीएसटी से रिलेटेड सारे रिकमेंडेशंस लेगी, सारे फैसले करेगी, वो जो है जीएसटी काउंसिल है। संविधान के द्वारा इसको बनाया गया है और ये पूरा का पूरा जो सिंप्लीफाई किया गया टैक्स स्ट्रक्चर था जीएसटी का जो लाया गया था, उसको हैंडल करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। ठीक है जी। अब इसको इसके जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, थोड़ा सा उनको डिस्कस करते हैं। द 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 paved the way for introduction of GST. The Amendment Act inserted a new Article 279A in the Constitution, which empowers the President to constitute a GST Council by an order. Accordingly, the President issued the order in 2016 and constituted the Goods and Service Tax Council. मतलब ये कि सरकार ने जो 101 अमेंडमेंट किया था 2016 में, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत में जीएसटी लागू किया गया था। इसी संविधान संशोधन या संविधान के 101वें संशोधन में संविधान के 101वें संशोधन में ये कहा गया था कि भैया जीएसटी काउंसिल जीएसटी जो है वो लागू करवाया जाएगा पूरे देश में और बाकी जो टैक्स वगैरह का सिस्टम है उसे खत्म किया जाएगा। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने भारत के संविधान में एक नया आर्टिकल ऐड किया जिसका नाम है 279A। इस संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को एम्पावर किया कि वो एक जीएसटी काउंसिल बना सकता है, एक ऑर्डर पास करके, जो ये पूरा का पूरा जो नया सिस्टम लागू होगा जीएसटी का उसको हैंडल करेगा। अकॉर्डिंगली 2016 में ही प्रेसिडेंट ने इस तरीके का एक ऑर्डर पास किया और उन्होंने फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज की टैक्स काउंसिल बनाकर तैयार करी। और आज की तारीख में फिर ये जो जीएसटी की टैक्स काउंसिल है, जीएसटी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स वगैरह हैं उन सारे मैटर्स को हैंडल करने की जिम्मेदारी इन लोगों के पास में आती है। तो ये तो हो गई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग। अब इसमें होता कौन कौन है वो डिस्कस करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल इंक्लूड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस फ्रॉम द सेंटर। Each state can nominate a minister in charge of finance or taxation or any other minister as a member. तो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है? सबसे पहले तो सेंट्रल का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है, अध्यक्ष होता है। और उसके बाद में उनका जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस का, वो भी इसका मेंबर होता है। तो सेंटर की तरफ से कितने लोग हैं? सेंटर की तरफ से 2 मेंबर्स इसमें होते हैं। आपका वित्त मंत्री होता ही होता है जो इसका चेयरपर्सन है, और साथ में अगर आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस का तो वो भी इसका जो है मेंबर होता है। इसके बाद स्टेट्स के मेंबर्स में कौन कौन आता है? हर एक स्टेट गवर्नमेंट का जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर है, या तो उसको जो है आप नॉमिनेट कर सकते हो जीएसटी काउंसिल में, उसको नहीं कर रहा तो फिर किसी और मेंबर को आप कोई और मिनिस्टर जो है स्टेट गवर्नमेंट का उसको आप नॉमिनेट करते हो। मगर इस तरीके से ये लोग जो है सब मिलकर एक आपका जीएसटी काउंसिल बनाती है। तो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन है? एक तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस, ये 2 सेंट्रल के मिनिस्टर्स हैं। इसके अलावा हर एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर या फिर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं तो उसकी जगह पे कोई दूसरा मिनिस्टर, इतने लोग जो हैं मिलकर आपका जीएसटी काउंसिल बनाकर तैयार करते हैं। तो ये तो अपने मेंबर्स की बात हो गई। अब ये काम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। It makes recommendation to the union and the state on important GST related issues such as the goods and services that may be subjected to or exempted from GST, model GST laws and GST rates etc. तो सबसे पहला काम क्या है? केंद्र सरकार हो गई या आपकी राज्य सरकारें हो गई, जीएसटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उस पर किसी केंद्र सरकार को या किसी स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजों से रिलेटेड मैटर्स वगैरह के ऊपर रिकमेंडेशन देना। किस पर्टिकुलर चीज पे जीएसटी लगना चाहिए, किस पे नहीं लगना चाहिए, किसको जीएसटी से एक्सेप्ट कर देना चाहिए, किसके रेट बढ़ाने चाहिए, किसके घटाने चाहिए, अपने स्टेट में या पूरे देश में क्या मॉडल जीएसटी लॉ लागू करना है, कौन से जीएसटी रेट्स लागू करने चाहिए, ये सारे के सारे जो मैटर्स हैं इन सब के ऊपर रिकमेंडेशन देने का काम जीएसटी काउंसिल करती है। दूसरा, इट डिसाइड्स ऑन वेरियस रेट स्लैब्स ऑफ जीएसटी एंड वेदर दे नीड टू बी मॉडिफाइड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो दूसरा काम क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग आपके जो सामान है उनपे कौन सा जीएसटी का रेट लगेगा, अलग अलग जो जीएसटी के रेट स्लैब्स होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो किस रेट स्लैब में आएगा, वो सारी चीजें डिसाइड करने का पावर। एंड प्लस अगर इन रेट स्लैब्स में कोई मॉडिफिकेशन करना है, किसी प्रोडक्ट को किसी एक रेट स्लैब से उठा के किसी दूसरे रेट स्लैब में डालना है, ये सारे काम करने की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर आती है। तीसरा, द काउंसिल ऑल्सो कंसिडर स्पेशल रेट्स फॉर रेजिंग एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज स्लैश डिजास्टर्स एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन स्टेट्स। तो तीसरा काम और जो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई स्टेट है उसके लिए आपको कोई एडिशनल कोई स्पेशल जो है केस कंसिडर करना है, और जैसे कि केरला की बात कर लेते हैं, रिसेंट में वहां पर अभी डिजास्टर हो गया है, तो केरला की स्टेट गवर्नमेंट को उस डिजास्टर के बाद की जो भी आपकी परिस्थितियां हैं
रिहैबिलिटेशन का काम है, लोगों को की भलाई वगैरह देखनी है, सबके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो एडिशनल आपको जो है कुछ टैक्स वगैरह अगर लगाने की पावर देनी है केरला को सर्टेन टाइम पीरियड के लिए या किसी और स्टेट को फॉर दैट मैटर, तो कोई भी अगर आपका स्पेशल रेट है या कोई स्पेशल केस है जिसमें आपको एडिशनल रिसोर्सेज या एडिशनल पैसे की जरूरत है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए एडिशनल वहां पे टैक्स लगाने की जो छूट है या आपका जो एम्पावरमेंट है, ये सब देने की पावर भी जो है आपकी जीएसटी काउंसिल के पास में आती है। जैसे कल को पता चला कि केरल को जो है उन्होंने बोल दिया कि भाई 2% एक्स्ट्रा लगा लो एक 6 महीनों के लिए, और इससे जो भी एक्स्ट्रा पैसा बनता है उससे अपना आपका बचाव और रिहेबिलिटेशन का जो भी काम है वो आप करके खत्म करना। तो इस तरीके के जो स्पेशल केसेस वगैरह हैं उसके लिए भी कंसिडरेशन का पावर इनके पास में आता है और उसके बेसिस पे ये लोग काम करते हैं। अब जीएसटी काउंसिल काम कैसे करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की वर्किंग के ऊपर, ये फंक्शन किस तरह से करते हैं। The GST Council reaches decision in its meeting by a majority of at least 3/4 of the weighed votes of members present and voting. The quorum of 50% of total members is required to conduct a meeting. The central government's vote carries a weightage of 1/3 of the total votes cast in a meeting. The votes of all state governments combined have a weightage of 2/3 of the total votes cast. अभी जो पूरी बात मैंने आपको पढ़ी है एक एक करके मैं इसको आपको समझाता हूँ। अपन ने अभी इसके पहले वाली स्लाइड में देखा कि जीएसटी काउंसिल में सबसे पहले तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो चेयरपर्सन होता है, दूसरा उनके साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है फाइनेंस का अगर कोई लगा रखा होगा तो, दो लोग ये हो गया सेंटर की तरफ से। इसके बाद में हर एक स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो या फिर उसकी जगह पे कोई दूसरा मिनिस्टर जो उन्होंने अपॉइंट किया है वो लोग, ये सब मिलकर बनाते हैं जीएसटी की काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जो है इनसे मिलकर तैयार होती है। अब जीएसटी काउंसिल में अगर कोई भी फैसला लेना है किसी भी प्रस्ताव के ऊपर जो है, अगर कोई भी मैटर है उसके ऊपर बात करनी है तो प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रस्ताव के ऊपर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, अल्टीमेटली फिर उसके ऊपर कोई फैसला लेना होगा। तो वो फैसला लिया जाता है जीएसटी काउंसिल में वोटिंग करवा के मेजोरिटी से, यानी कि ये सारे के सारे लोग फिर हर एक जो भी निर्णय है उसके ऊपर वोट डालते हैं और इन सबके वोट्स का कम से कम 3/4 जो है वोट एक पर्टिकुलर पक्ष में पड़ना चाहिए, तभी जो है किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर कोई डिसीजन लिया जाएगा। अब यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आती है, जीएसटी काउंसिल में बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि सेंटर और स्टेट, जीएसटी काउंसिल में अपन ये कह सकते हैं बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन है और स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट है, फाइनेंस मिनिस्टर का जो वोट है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का जो वोट है, बेसिकली ये दो वोट है, और आपके जो अलग अलग स्टेट्स हैं हर एक का जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसका अपना एक वोट होगा। तो जीएसटी काउंसिल में ऐसा नहीं होता कि एक वोट की वैल्यू एक ही गिनी जाती है, यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट है इसके वोट की वैल्यू है 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर के वोट्स की अपनी अलग अलग वैल्यू है। उन सबका जो टोटल आप लगाते हो तो टोटल उनकी जो वैल्यू है वो बनती है 2/3 के करीब। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट है उसकी वैल्यू है टोटल वोट्स टोटल 1/3, और इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स के जो अपने अपने अलग अलग वोट है उन सबकी टोटल वैल्यू बनती है 2/3। तो अब अगर किसी भी पर्टिकुलर मसले के ऊपर वोटिंग होनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर वोट पड़ गया उसके फेवर में तो 1/3 वोट उसके फेवर में आ गया। अब स्टेट गवर्नमेंट्स का कम से कम इतना वोट आपको मिलना चाहिए कि सेंटर का मिला के प्लस स्टेट का मिला के कम से कम जो है 3/4 के करीब जो है वैल्यू उस वोट की बननी चाहिए, तब जाकर उस जो है कोई फैसला लिया जा सकता है। वही बात यहाँ पर लिखी है कि जीएसटी की जो काउंसिल है वो किसी भी अपने डिसीजन पे पहुंचती कैसे है, जीएसटी काउंसिल की मेजोरिटी से। जीएसटी काउंसिल हर एक मसले के ऊपर वोटिंग करती है, वोट के बाद में अगर आपको 3/4 जितने भी वोट पड़े उन सबकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, और अगर टोटल वैल्यू का 3/4 किसी मसले के फेवर में पड़ जाता है तब ये माना जाता है कि वो आपका जो है मैटर पास हो गया है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इन दैट कंडीशन वो मसला पास नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। कंडीशन इंटरेस्टिंग है, सेंट्रल के पास में जो टोटल वोट की वैल्यू है वो 1/3 है, स्टेट्स के पास में जो टोटल वोट्स की वैल्यू है वो 2/3 है। मतलब ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से किसी भी तरीके का कोई प्रस्ताव पास करवा सकता है, ना स्टेट सेंट्रल के खिलाफ जाकर अपनी मनमर्जी से कुछ भी प्रस्ताव पास करवा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स का साथ लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर उसके पास में 3/4 ऑफ द वेट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द वोट आएगा और वो अपना मैटर कुछ करवा सकता है। स्टेट्स में भी अगर कुछ स्टेट्स अपना कुछ काम करवाना चाहते हैं, कोई प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं, उसको सेंटर का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब ये व्यवस्था जो बनाई गई है इसका फायदा यह है, इससे फेडरलिज्म मजबूत होता है। ना सेंटर अपनी मनमानी चला सकता है, ना स्टेट अपने मन की कर सकते हैं, दोनों को साथ में ही आना पड़ेगा, उसके बिना कोई कहानी बन नहीं सकती।
एक तो ये बात रही। दूसरा ये कि जीएसटी काउंसिल की कोई भी मीटिंग अगर आपने करवानी है तो जो टोटल मेंबरशिप है उसका कम से कम 50% लोग प्रेजेंट होना जरूरी है। तो टोटल मेंबरशिप के कम से कम 50% लोगों का होने का मतलब यह है कि फिर वही बात कि केंद्र सरकार की अपनी मनमर्जी नहीं चल पाएगी और स्टेट गवर्नमेंट की भी जो है वो अपनी मनमर्जी नहीं चल पाएगी। 50% लोग मिनिमम अगर होंगे तभी जो है आप अपना फैसला आप जो है जीएसटी काउंसिल में कोई काम कर सकते हो। तो ये इस तरीके से जो है जीएसटी काउंसिल की वर्किंग होती है। केंद्र सरकार के पास में 1/3 ऑफ द टोटल जो भी आपका वोट्स है उसकी वैल्यू है और स्टेट्स के पास में 2/3। ना ये अपने मन की कर सकते हैं ना ये अपने मन की कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मसले को पास कराने के लिए टोटल वोट्स के वैल्यू का 3/4 होना जरूरी है। इसके लिए केंद्र को स्टेट्स की मदद लेना पड़ेगी, स्टेट्स को केंद्र की मदद लेना पड़ेगी और इस तरह से फेडरलिज्म जो है मजबूत होकर चलता है। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है जीएसटी काउंसिल वर्क करती है। अब जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है उनका कहना यह है कि आप चाहते हो कि प्रीमियम कम कर दिया जाए तो उसके लिए जीएसटी काउंसिल को जो है फैसला लेना पड़ेगा। सेंटर अपनी तरफ से तो कुछ कर नहीं सकता। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी आप जाके बात करो और जब वो मान जाएंगे तब साथ में मिलकर फिर कंसेंसस के साथ में हम लोग जीएसटी काउंसिल में उसके प्रीमियम को कम कर सकते हैं। अच्छा, जीएसटी काउंसिल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सारी चीजें हैं, तो अपने को सुनने में ऐसा लगेगा कि यार इसके रिकमेंडेशंस तो जो है वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए। पहले ऐसा ही था, जो भी ये लोग रिकमेंडेशन दिया करते थे केंद्र सरकार के ऊपर वो बाइंडिंग हुआ करते थे, बट 2022 में या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऊपर वो बाइंडिंग हुआ करते थे। मगर 2022 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि ये जो रिकमेंडेशन दिए जाते हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा, ये केंद्र सरकार के ऊपर या राज्य सरकार के ऊपर या पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, ये आपका ये बाइंडिंग नहीं है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के ऊपर या स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। एंड सेंट्रल अगर चाहे तो पार्लियामेंट से कानून बनवा सकती है और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेचर से कानून बनवा सकती हैं जीएसटी के रिस्पेक्ट में। एंड वो अपने राज्यों में या फिर पूरे पूरे देश में अगर पार्लियामेंट से पास करवाया तो उसको लागू करवा सकती हैं। दूसरे शब्दों में इनके पास में साइमल्टेनियस लेजिस्लेशन है। जीएसटी काउंसिल ने फैसला कर दिया तो उसी को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसकी रिकमेंडेशंस हैं, बाइंडिंग नहीं है। मानना चाहे तो गवर्नमेंट माने, नहीं मानना चाहे तो ना माने। और अगर उनकी वो बातें नहीं मानना चाहते, अपने मन का कुछ करना चाहते हैं, तो स्टेट्स अपने राज्यों में पैरेलल अपने स्टेट लेजिस्लेचर से कानून पास करवा सकते हैं। केंद्र चाहे तो पार्लियामेंट में कानून पास करवा सकता है। दूसरे शब्दों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास जीएसटी काउंसिल के पैरेलल में साइमल्टेनियसली पावर्स हैं। जीएसटी के ऊपर कानून बनाने की पावर इनके पास में है और इसकी मदद से अपना काम चला सकते हैं। तो ये जो है जीएसटी काउंसिल की पूरी फंक्शनिंग है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही क्वेश्चन कि जीएसटी काउंसिल कैसी बॉडी है। अपने को याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत में बनी है? तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016, जिसकी मदद से जीएसटी लागू किया गया था। उसकी मदद से जो है ये इसने आर्टिकल 279A डाला संविधान में और इसने जो है ये आपका जीएसटी काउंसिल को स्थापित किया था। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है या इसका चेयरपर्सन कौन है? यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसका चेयरपर्सन होता है। केंद्र सरकार की वोट की के पास में कितनी पावर है या वोट की कितनी वैल्यू है? 1/3। स्टेट्स के पास में कितनी पावर है? 2/3। किसी भी मैटर पे अगर आपने फैसला लेना है तो उसके लिए कितना वोट चाहिए? जितने भी मेंबर प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं उसका 3/4। एंड कोरम कितना है? कितने लोग मौजूद होने चाहिए तभी आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कर सकते हो? तो टोटल मेंबरशिप का कम से कम 50% लोग जो है वो मौजूद रहेंगे, तभी जो है आप काम कर सकते हैं। उससे कम में आप इनकी मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकते। प्लस क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऊपर जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस बाइंडिंग है? जवाब है नहीं। वो चाहे तो उसको माने, चाहे तो ना माने। आमतौर पे मानते हैं, जनरली इनमें दखल अंदाजी नहीं करते, बट अगर वो चाहे तो राज्य अपने स्टेट्स में और सेंट्रल पार्लियामेंट में कानून लाकर आपके राज्य सरकारें आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कानून लाकर पूरे देश के लिए पैरेलली का आपका जीएसटी के रिस्पेक्ट में लेजिस्लेट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में उनके पास में साइमल्टेनियस लेजिस्लेशन की पावर है जीएसटी के रिस्पेक्ट में। जीएसटी काउंसिल के विजा विजा अगर आप बात करें, जीएसटी काउंसिल के रिस्पेक्ट में बात करें, तो ये लोग भी कानून बना सकते हैं, बट आमतौर पर बनाते नहीं है। जीएसटी काउंसिल की बात को मान लिया जाता है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। तो अगला समाचार यह है दैट आरबीआई हैज डिसाइडेड टू रेज द लिमिट्स फॉर टैक्स पेमेंट्स वाया यूपीआई फ्रॉम 1 लाख टू ₹5 लाख पर ट्रांजैक्शन। मतलब ये कि आरबीआई ने ये फैसला किया है कि अब अगर आप अपना टैक्स पे करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं
तो पहले मैक्स टू मैक्स आप 1 लाख रुपए तक का टैक्स जो है पे कर सकते थे। अब आरबीआई का कहना यह है कि अगर आप पेमेंट के लिए अपना टैक्स के पेमेंट के लिए अगर यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार में आप उससे 5 लाख रुपए तक का टैक्स जो है पे कर सकते हैं। ये आरबीआई ने फैसला किया है। इसकी वजह यह है कि अब काफ़ी बड़े लेवल पर इनकम टैक्स की बात हो या इनकम टैक्स के अलावा कंपनीज के भी जो टैक्सेस वगैरह पे किए जाते हैं, इसको पे करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल अब काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और यूपीआई से आप मैक्स टू मैक्स एक बार में 1 लाख रुपए तक का ही पेमेंट कर सकते हो। तो टैक्सेस वगैरह को अगर आप स्पेसिफिकली पे कर रहे हो तो उसके लिए आरबीआई का कहना यह है कि अब 1 लाख की जगह एक ट्रांजेक्शन में आप टैक्स अगर पे कर रहे हो तो 5 लाख रुपए तक का पेमेंट यूपीआई की मदद से किया जा सकता है। एक तो ये फैसला है। तो ये किसी रेलवे हो गया या इस तरीके के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि टैक्स पेमेंट की बात हो रही है, याद रखिएगा टैक्स पेमेंट अगर आप करते हैं तो उसकी लिमिट 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आरबीआई ने एक नई व्यवस्था शुरू करने की भी घोषणा करी है। एक नया सिस्टम वो लेकर आ रहे हैं यूपीआई के रिस्पेक्ट में, और वो ये है कि अब डेलीगेटेड पेमेंट जो है यूपीआई की मदद से हो सकेगा। डेलीगेटेड पेमेंट का मतलब यह है कि अगर कोई एक व्यक्ति है, जैसे मैं हूं और मेरा अपना एक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट से मैं अपनी यूपीआई चलाता हूं। अब अगर मैं चाहूं तो किसी दूसरे व्यक्ति को भी, किसी सेकंड पर्सन को भी मैं ये पावर दे सकता हूं कि वो मेरे बिहाफ पर यूपीआई, मेरे अकाउंट से जो यूपीआई आपका एड्रेस लिंक्ड है उसकी मदद से पेमेंट कर सकता है। तो ये जो सेकेंडरी यूजर है, जनरली आपकी वाइफ होती हैं या हस्बैंड होते हैं, स्पाउस होते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, ये जो सेकेंडरी यूजर है डेलीगेटेड पेमेंट्स की मदद से की व्यवस्था आने के बाद में जो आपका प्राइमरी यूजर है उसके यूपीआई अकाउंट से या उसके बैंक अकाउंट से जो है यूपीआई की मदद से ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकेगा। इसमें होगा ये कि आपका जो प्राइमरी यूजर है उसको एक पर्टिकुलर पेमेंट लिमिट फिक्स करना पड़ेगी। जैसे मैंने लेट से अपनी वाइफ को अपना या फिर अपने बेटे को मैंने अपना सेकेंडरी यूजर बना दिया, अकाउंट मेरे नाम पर है, यूपीआई का खाता जो है वो यूपीआई मैं चलाता हूं, तो मैं प्राइमरी यूजर हो गया। और मैंने अपनी बीवी को या फिर अपने बेटे को मैंने सेकेंडरी यूजर बना दिया। अब मैं करूंगा ये कि इनको सेकेंडरी यूजर बनाने के बाद में मैं एक लिमिट सेट करूंगा कि ये जो सेकेंडरी यूजर है मेरे बिहाफ पर अपने फोन से जिससे भी वो अपना यूपीआई, मेरा यूपीआई एक्सेस करेंगे, लेट से वो 50,000 रुपए तक का जो है पेमेंट कर सकते हैं एक बार में, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जिस भी व्यक्ति को आपने अपना प्राइमरी यूजर जो सेकेंडरी यूजर बनाया है, शॉर्ट में यहाँ पे इसको एसयू लिख देते हैं, अब ये सेकेंडरी यूजर की मैंने लिमिट सेट कर दी। अब इतने अमाउंट तक के ट्रांजेक्शन जो है मैक्स टू मैक्स 50,000 तक की मैंने लिमिट लगा दी, उतने तक का ट्रांजेक्शन अब ये लोग कर सकते हैं। और ये जो पूरी व्यवस्था है इसको क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है डेलीगेटेड पेमेंट्स। तो आरबीआई ने अब डेलीगेटेड पेमेंट्स की जो है पूरी सिस्टम, पूरी व्यवस्था लागू करने की का जो है विचार बनाया है और बहुत जल्दी इसको लॉन्च करवाया जाएगा। इसकी मदद से होगा ये कि डिजिटल पेमेंट्स का जो बैंड है और ज्यादा एक्सपैंड होगा, और ज्यादा बड़े लेवल पर डिजिटल पेमेंट्स वगैरह हो पाएंगे। एंड इसकी मदद से और ज़्यादा लोग जो हैं आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन्स वगैरह करने में की जो आप और ये जो कैशलेस ट्रांजेक्शन है इसकी तरफ में ये लोग अपने आप को इसमें ये लोग जो है जुड़ते चले जाएंगे। ये एक न्यूज़ हो गई। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, वो भी अपन लोग डिस्कस करते हैं, आरबीआई की है। आरबीआई अनाउंसेस कंटिन्यूअस क्लियरिंग ऑफ चेक्स यूजिंग द चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS. Now checks will be cleared within hours of submission instead of the present 2-day duration. Thus, clearing cycle will be reduced from present T+1 days to few hours. मतलब ये कि आरबीआई वालों ने अब ये बोला है कि उनका जो चेक क्लियर करने का सिस्टम है, जिसको चेक ट्रंकेशन सिस्टम बोला जाता है CTS, अब ये कंटिन्यूअसली जो है चेक आपके क्लियर करेगा। एंड इसकी मदद से जो चेक अगर आपने आज अगर कहीं पर दिया है किसी को, तो वो आज के आज में ही कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा। अभी तक की व्यवस्था ये थी कि अगर मैंने आज किसी के नाम पे चेक काटा है तो उसको तो आज से मैक्स टू मैक्स एक दिन और T+1 डेज जो है उस चेक को क्लियर होने में लगते थे। मगर अब ये बोला जा रहा है कि कंटिन्यूअसली, क्योंकि अब चेक आपका जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है इसकी मदद से कंटिन्यूअसली चेक्स की क्लियरिंग होगी। तो ये जो 2 दिनों में काम होता था, T+1 डे का जो प्रोसेस था, इसको अब कुछ घंटों के अंदर अंदर क्लियर कर लिया जाएगा। और अगर मैंने आज अपना चेक काटा है, लेट से मैंने दिन में 12 बजे या 1 बजे के करीब एक चेक काट दिया, तो हो सकता है वो 4 या 5 बजे तक क्लियर हो जाए। अब कल इसके पहले की व्यवस्था ये थी कि अगर आज आपने 11-12 बजे तक काटा है तो हो सकता है वो कल शाम को 4-5 बजे तक क्लियर हो। तो वो T+1 डेज का पूरा ड्यूरेशन लेकर चलते थे। अब उसकी जगह पे लगातार चेक की क्लियरिंग होगी, तो उसके चलते कुछ घंटों में जो है ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम की मदद से आपका चेक वगैरह क्लियर हो जाएगा। ये आरबीआई ने अनाउंस किया है।
यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको थोड़ा, इसके बारे में थोड़ा अंदाजा होना जरूरी है, ये अपने काम की चीज है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Check truncation system is an arrangement which facilitates the electronic processing of a check with the use of magnetic ink character reader (MICR) data and the scanned image of the instrument without involving any physical exchange or movement of the financial instrument. मतलब ये कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी मदद से चेक के ऊपर जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR का जो डाटा दिया हुआ है वो, और उस चेक की जो स्कैन इमेज है, चेक को जो स्कैन करके इसकी जो इमेज बनाई गई है, उसकी मदद से ही जो है आप इलेक्ट्रॉनिकली चेक को प्रोसेस कर कर क्लियर कर देते हो। एक से दूसरी जगह आपको जो है चेक का फिजिकल मूवमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती और इस तरीके से आपका चेक बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। देखिए पहले क्या होता था कि अगर मैंने किसी के नाम पर एक चेक काटा तो वो व्यक्ति लेकर उस चेक को अपने बैंक में जाएगा और जमा करेगा। अब वो चेक वहां से फिर जो पेरेंट बैंक है वहां पर जाएगा और एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होगी और उसको होने में कई दिन का समय लगता था। तो इस चीज से बचने के लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम लाया गया था। इसमें यह बोला गया कि अगर मैंने चेक काटा है, किसी भी व्यक्ति के नाम पे अगर मैंने चेक काटा है, तो उस चेक को फिजिकली एक से दूसरे बैंक में भेजने की जगह उसकी इमेज खींचकर और ये चेक करने के लिए कि वो चेक ऑथेंटिक है या नहीं, उसके ऊपर MICR का जो डाटा है उसकी मदद से जो है आप बिना फिजिकल मूवमेंट किए चेक को क्लियर करो तो प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो सकता है और आपकी बैंकिंग ज्यादा अच्छी तरह से हो पाएगी। तो ये जो है चेक ट्रंकेशन सिस्टम का पूरा सिस्टम है। मैं भी आपको इसका मैकेनिज्म बताऊंगा ये कैसे काम करता है, तो वो अपन लोग देख लेते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। पर बेसिकली याद क्या रखना है, अगर आपका जो चेक है उसको फिजिकली मूव ना करके एक बैंक से दूसरे बैंक, उसका जो स्कैन्ड इमेज है और MICR डाटा है उसकी मदद से अगर आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली क्लियर करवाते हो, तो इसके करने के पीछे जो सिस्टम या व्यवस्था है उसको बोला जाता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब ये MICR डाटा क्या होता है, तो चेक के नीचे जो ये जो नंबर्स लिखे रहते हैं इसको MICR डाटा या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन डाटा बोला जाता है। इसकी मदद से चेक क्लियर किया जाता है। इसमें ये जो शुरुआती नंबर लिखे हुए हैं, ये जो शुरुआती नंबर लिखे होते हैं यहां से लेके यहां तक के, इसे बोला जाता है राउटिंग नंबर। फिर ये जो सेकंड यहां से जो नंबर की सीरीज लिखी जाती है ये आपका अकाउंट नंबर होता है और लास्ट में ये आपका चेक का स्टार्ट नंबर होता है। एक और फोटोग्राफ देखिए, ये जो इतने डिजिट्स हैं इन्हें बोला जाता है राउटिंग नंबर। ये जो इतने डिजिट हैं यहां से यहां तक इसे अकाउंट नंबर बोला जाता है और ये होता है चेक नंबर। कलेक्टिवली ये पूरी जो अमाउंट जो डिजिट्स हैं इनको बोला जाता है MICR डाटा। और एक तो इसकी मदद से प्लस इस चेक का जो है आपका फोटोग्राफ खींचा जाता है, इसकी स्कैन कॉपी रखी जाती है। इसकी मदद से इस चेक को एक से दूसरे बैंक में भेजने की जगह ये जो इलेक्ट्रॉनिकली जो है इसकी स्कैन इमेज और MICR डाटा की मदद से जो इस चेक की क्लियरिंग करवाई जाती है और उसके लिए चेक ट्रंकेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। कैसे काम होता है, लेट्स से कि मुझे किसी व्यक्ति ने एक चेक दिया, अपने जो भी उसका बैंक वगैरह का चेक था उसने मुझे चेक दिया। वो चेक लेकर मैं कि भाई ये है 1 लाख रुपए का चेक, इसको इसकी मदद से आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाएंगे। अब वो चेक लेकर गया मैं अपने बैंक में और मैंने इसको जो है डिपॉजिट बोला कि भाई ये चेक जो है डिपॉजिट करना है और उससे मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आना है। ये जो मेरा बैंक है ये इस चेक को की स्कैन कॉपी बनाएगा और साथ ही साथ स्कैन कॉपी के साथ इसका जो MICR डाटा है उसको भी स्कैन करेगा और इसको स्टोर कर लेगा फिजिकली। अपना जो खुद का वेयर हाउस है यहाँ पर इसको डाटा को स्टोर, ये जो चेक है उसका जो ओरिजिनल आपका जो हार्ड कॉपी में चेक है उसको यहाँ पर स्टोर कर लेगा और उसका जो डाटा है उसकी स्कैंड कॉपी और उसकी MICR का जो भी डाटा है उसको रख लेगा। अब इसको ये जो इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिकली इसको भेजा जाता है चेक क्लियरिंग हाउस। चेक क्लियरिंग हाउस में ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उनको पता चल जाता है कि कौन से बैंक से पैसा निकालना है और कौन से बैंक के अकाउंट में जाना है। अकॉर्डिंगली फिर जिस बैंक अकाउंट से पैसा निकलना है उस बैंक अकाउंट को ये लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये बैंक अकाउंट उस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह को एनालाइज करता है और उसके बाद में इस चेक को यहाँ पे क्लियर कर देता है। अकॉर्डिंगली ये फिर पैसा वैसा जो है ये आपका फॉरवर्ड कर देता है एंड ये पैसा फिर यहाँ से वापस लौट कर आता है और आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। अब इस पूरी प्रोसेस में जो चेक दिया गया था वो यहाँ से इस बैंक से लेके इस बैंक तक फिजिकली मूव नहीं किया है, उसकी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है और उसकी जो स्कैन कॉपी है उसको मूव किया गया और उसकी मदद से पूरी प्रोसेस को करवाया गया। बीच में जो एक क्लियरिंग हाउस है ये अपना एक रोल अदा करता है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसको चेक ट्रंकेशन सिस्टम बोला जाता है और इसकी मदद से आपका जो बैंकिंग की पूरी व्यवस्था है वो काम करती है। तो ये जो है इस तरीके से अपना पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसको अपने को ध्यान रखना है।
सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम 10 अगस्त 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दूसरे फ्रेंड्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी इसे शेयर करें और इसका फायदा उठाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू। जय हिंद।